बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर कबूतर लेकर आया है। इस मरतबा कबूतर जो है वो हमारी अपनी बरादरी के अंदर से खबर लेकर आया। एक एंकर पर्सन है जिन्हें फायर कर दिया गया है। आज इमरान खान साहब का जनाब अदालत जो है वो जेल में लगेगी। बड़ा खुफिया तरीके से ये पूरा प्लान बनाया गया। शेर आया थरथली मच गई। प्राइम टाइम के शोज रोक दिए गए। हामिद मीर साहब मुझसे नाराज हुए हैं। उन्होंने एक दो जगहों पर शिकायतें भी की। चेयरमैन पीटीआई मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर जो है वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर कबूतर लेकर आया है। कबूतर, जी हाँ, फिर से कबूतर जो है वो आ गया है। कबूतर एक इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया और इस मरतबा कबूतर जो है वो हमारी अपनी बरादरी के अंदर से खबर लेकर आया। ये जो कबूतर है ना, ये अपनों के ऊपर भी जो है वो खबरें ले आता है, उनकी भी खबरें ले आता है। तो ये ताल्लुक़ रखता है जनाब मीडिया से। मीडिया के हवाले से खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। एक एंकर पर्सन है जिन्हें फायर कर दिया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया है। ये मामला क्या है, क्यों निकाला गया है, पसे पर्दा क्या कहानी है, चैनल से कबूतर क्या क्या वोटर को करते हुए सारी खबरें लेकर आया है। ये सारी डिटेल्स जो है आपके साथ शेयर करनी है। और आज इमरान खान साहब का जनाब अदालत जो है वो जेल में लगेगी। इमरान खान साहब खुद तो जेल में थे, लेकिन अब अदालत भी जेल में लगेगी। ये सारी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट कि जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नाउ वी हैव रीच 20% ऑफ आर टारगेट। हमने 8 लाख सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट सेट किया है उसका 20% अब हम अचीव कर चुके हैं और 80% जो है वो बाकी है। तो आपकी मदद दरकार है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। अच्छा जी, शेर आया। सबसे पहले तो जनाब कल ये खबर रातों रात जो है वो रात को थरथली मच गई कि जनाब शेर आ गया। अच्छा, जब वो किसी ने आवाज़ें मारी तो मैं समझा शायद नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से नहीं था। वो बेसिकली कराची के अंदर जो है एक शेर आ गया था। अब वो शेर जो की ये जो फुटेज थी और तस्वीरें जो सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हुई तो वो उसके बाद जो है आप यकीन कीजिए कि प्राइम टाइम के शोज़ रोक दिए गए। चैनलों के ऊपर प्राइम टाइम के शोज़ रुक गए। बड़े बड़े शोज़ जो मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था कल जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। तो चैनलों ने एक्चुअली उस शेर के पीछे जो है वो शेर जो अंदर कैद है, एक शेर तो अंदर कैद है ना, और एक शेर जो है वो सड़कों पे निकला है। तो उस सड़कों वाले शेर के लिए जो है उन्होंने अपने प्राइम टाइम शोज़ जो है वो रोक दिए। मामला कराची के हवाले से था। वहाँ पे मसरूफ़ तरीन शारा फैसल, वहाँ पे एक्चुअली एक शेर निकला है और वो टहलता हुआ एक इमारत की पार्किंग के अंदर पहुँच गया। बहरहाल बाद में उस शेर को जो है वो पकड़ लिया गया और उसको पिंजरे के अंदर जो है बंद भी कर दिया गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कॉनोटेशंस जो हैं वो मुस्लिम लीग नून वालों ने काफ़ी जो है देखे अभी नवाज शरीफ आया नहीं है तो शेर पहले ही जो है वो सड़कों के ऊपर आ गया। मेरा बड़ा दिल किया कि मैं लिखूँ उपाय जिन्होंने तुम कह रहे हो ना शेर आ गया, उन्होंने चुक के उन्होंने पिंजरे भी छोड़ता है। तो दुआ करें कि जो इस शेर के साथ हुआ है वो ताड़े वाले शेर के नाल ना हो। मतलब हर पार्टी के लीडर उसका शेर होता है ना। जिस तरह पीटीआई के लीडर उनके शेर हैं इमरान खान साहब, नून लीग के लिए जो है वो नवाज शरीफ साहब शेर हैं। तो ऑलरेडी 2 शेर अब पिंजरों में चले गए हैं। अब ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ साहब भी जब वापस आए तो वो भी कहीं पिंजरे में बंद हो जाएं, तो पता नहीं क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब बिजली की कीमतों के हवाले से खबर ये है कि काबीना का इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ, लेकिन जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी तब तक तो कोई ज़्यादा रिलीफ की खबरें नहीं आई थी। अलबत्ता ये इजलास में जो है वो ज़रूर ये बात सामने आई है कि जी 400 यूनिट तक जो है वो बिजली जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोअर स्लैब्स बनते हैं, उनको जो है वो फिर भी रिलीफ दिया जाए और आइंदा 6 माह में इसकी एक अक़सात जो है ना वो कर लीजिए। आपको याद होगा मैंने कल के अपने वीलॉग के अंदर आपको ये पहले ही बात बता दी थी कि जनाब एंड होना है ही है, पैसे दानू देने पैण के किस तरह ही दे दो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ यही किया जाएगा। इसके अलावा कोई ज़्यादा रिलीफ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। और उसके अंदर भी बातें यही आ रही थी कि जनाब चूँकि IMF के साथ मुआहदा किया हुआ है तो इसलिए हमारे पास जो है वो ज़्यादा मार्जिन नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो बेसिकली इमरान खान साहब के हवाले से है, वो ख़बर ये है कि जनाब इमरान खान साहब का आज मुकदमा जो है वो जो साइफ़र केस है जिसके अंदर उनको एक्चुअली आज अदालत में पेश करना था। तो वैसे तो पहले आपको याद है कि इमरान खान साहब के लिए अदालत इधर से उधर भी जाती रही हैं। पिंडी की अदालत जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी शिफ्ट होती रही है। अब इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से जो खुसूसी अदालत है वो जनाब सिक्योरिटी खदशात की वजह से जेल में जो है ये इस केस की अब सुनवाई होगी। तो 30 तक की डेट थी। अब ये जो बेसिकली ये जो लेटर है
ये लेटर जज साहब का जो सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ गया है, जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक तो इसके ऊपर ये ऑर्डर जो आया हुआ है, ऑर्डर की डेट नहीं लिखी हुई इसके ऊपर कि ये किस डेट को एक्चुअली ऑर्डर दिया गया है। दूसरा ये लिखा हुआ है कि जनाब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसकी डेट लिखी हुई है 15 अगस्त, लेकिन ये ऑर्डर भेजा कब गया सुपरिटेंडेंट को, ये इसकी कोई डेट नहीं लिखी हुई। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कानूनी टीम जो है वो इस बात के ऊपर मतलब नाराज़गी का इजहार कर रही है कि बड़ा खुफिया तरीके से ये पूरा प्लान बनाया गया कि इमरान खान साहब को जो है ना वो दोबारा गिरफ्तार करना है। खैर हमें तो काफ़ी हद तक पता लग गया था, मैंने आपको पहले ही अपने कल के वीलॉग के अंदर ये बात बता दी थी कि इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे। अच्छा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात बताऊँ, अगर आप मेरा वो वीलॉग उठा के देखें ना, जो ये वाला ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान रिहा नहीं होंगे, इसके नीचे अगर आप कॉमेंट्स देखे जाके तो ज़्यादातर जो पीटीआई के फॉलोअर्स थे ना, जब वो फैसला आया, जैसे ही तकरीबन 12:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली फैसला आया कल, तो ज़्यादातर लोगों ने जाके देखा आपने मंसूर अली खान साहब आपकी खबर झूठी साबित हुई, गलत है, झूठ है, ये देखें बल्ले बल्ले इमरान खान साहब रिहा हो गए। अब मैं जारी बात में फर्दन जाके तो मैं लिख नहीं सकता था कि पाइन ठहर जो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे तो देखो अभी आगे क्या होता है, क्योंकि भाई हमें कबूतर पहले बता चुके हुए थे कि खान साहब बाहर नहीं आएंगे। बल्कि मैं देख रहा था 1-2 व्लॉगर्स ने एक्चुअली ये लिखा भी अपने थंबनेल्स के ऊपर भी लिखा कि लो जी आज इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। मैं शायद वाहिद आदमी था जिसने अपने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि इमरान खान रिहा नहीं होंगे, और वैसे ही हुआ कि वो रिहा नहीं हो सके। तो आई नो आई कुड बी अ बेरर ऑफ बैड न्यूज़ फॉर यू वोंट लाइक इट, बट आई एम सॉरी, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। मुझे आपके साथ सच बोलना पड़ेगा, मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। आपको मेरी बात बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, लेकिन आप तक पहुँचाऊँगा मैं सच ही, नो मैटर वॉट हैपन्स। और मैंने आपको याद होगा मैंने पिछले हफ्ते ही आपको कहना शुरू कर दिया था कि आप देख लीजिएगा अगले हफ्ते जो है इस केस के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, मैंने ये भी कहा था। तो इसलिए अब चाहे आपको बुरा लगा करे कुछ भी हो, लेकिन ज़रा कड़वा घूंट पी के ना मेरी बात सुन लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपको इस खफगी ना हो। बहरहाल इमरान खान साहब के इस केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, उनका जनाब एक एलामिया जारी हुआ है। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से रिहाई के वाज़ेह अहकाम के बावजूद चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की असर नौ गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत, साइफर मुकदमे को भोंडा, बेमानी और लोभ करार देते हुए मामले के ओपन ट्रायल का मुतालबा, तोशाखाना केस में कानून और कवायद की धज्जियाँ उड़ाकर चेयरमैन को कैद में डालने वाले जज की तरह खुसूसी अदालत के जज ने चेयरमैन पीटीआई को कैद में रखने के लिए कानून और कवायद के परखचे उड़ा दिए। अच्छा, अब ये चौथे जज हैं, ठीक है, इससे पहले 3 जजों की जो है वो मुसीबत आ चुकी है, अब ये चौथे जज हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने कहा जी साइफर मुकदमे में खुसूसी अदालत का नाकाबिल कबूल फैसला कानून से यकसर मुतसादिम ज़ाब्ता फौजदारी के मुकम्मल नफ़ी और अदालत के दामन पर एक और दाग है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 167 के तहत जिस्मानी और अदालती रिमांड के हसूल के लिए मुलजिम का अदालत में पेश किया जाना लाजिम है। अटक जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद चेयरमैन पीटीआई को खुसूसी अदालत में पेश किया गया, ना उनके रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से रिहाई के हुक्म से पहले मंजर आम पर आया। खुसूसी अदालत के इस मज़कूरा फैसले पर मुकदमे की समाअत के इनेकाद की तारीख और वक्त तक दर्ज नहीं। एक मुकदमे में रिहाई से पहले किसी दूसरे जाली और झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार के हालिया फैसलों की भी सरीहन नफ़ी है। बात सही कह रहे हैं, वैसे ये टेक्निकली स्पीकिंग मैं यहाँ पे पीटीआई की इस बात के साथ एग्री करूँगा कि बात बिल्कुल सही है। एक बड़े खुफिया तरीके से जो है वो इस तरह ये लेटर्स वगैरह निकले हैं और सुपरिटेंडेंट को कह दिया गया कि जनाब ये बंदा हमें मतलूब है, ये आपकी जुडिशल कस्टडी के अंदर है 30 तारीख तक। तो मतलब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 30 तारीख ही स्पेसिफिकली क्यों, क्या आपको पहले ही पता था कि 30 से एक दिन पहले जो है फैसला आने वाला है? तो चहम गोई है, जारी बात है, इसको कंफर्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी सर्दी हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी हो रही है। अब देखें जेल के अंदर ये मामला जब चलता है तो उसके बाद क्या खबरें जो है आगे निकले। भाई मैंने देनी है, मैं देता हूँ, मुझे पता है आप बड़े जुस्तजू में होंगे कि भाई वो कबूतर मीडिया के हवाले से क्या खबर लिख रहा है। एंकर की खबर है, एंकर की खबर है, मेरी अपनी बरादरी से खबर है, बड़े ध्यान से फूक फूक के हर कदम उठाते हुए ये मैंने खबर दे दी। मैं पता है इसकी क्या वजह है, भाई हमारी अपनी बरादरी नाराज़ हो जाती है, नाराज़ हो। आपको पता है हामिद मीर साहब मुझसे नाराज़ हुए हैं, हाँ हामिद मीर साहब भी मुझसे नाराज़ हुए हैं। और मैंने कुछ 2-3 व्लॉग्स किए थे जिसमें मैंने कुछ उनके ऊपर एतराज़ कर दिया था, तो वो नागवार गुजरा, नाराज़ हो गए। उसके बाद उन्होंने 1-2 जगहों पे शिकायतें भी की, 2 जगहों, 2 का तो मुझे पता है क्योंकि 2 जगहों से मुझे फ़ोन भी आए थे, तो 2 जगहों पे उन्होंने शिकायतें भी की। तो इसलिए मुझे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अपनी बरादरी है भाई, अपने पेटी भाई नाराज़ हो जाते हैं। वो एक मैंने किसी एक साहब के सवाल के ऊपर मैंने थोड़ी सी नुक्ताचीनी कर दी थी, उसके ऊपर भी पूरा एक बवाल आ गया था।
तो अपनी बरादरी के लोग जो है ना फिर नाराज़ हो जाते हैं कि यार तुम हमारे बारे में क्यों बात करते हो। तो भाई इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अगर मुझे एक फ़ील हो रहा है कि एक चीज़ गलत है या मुझे अपने व्यूअर्स तक एक बात पहुँचानी है, आप तक एक बात पहुँचानी है, तो मैं दूंगा। खैर मैं आता हूँ उसके ऊपर। अच्छा जी, तर्जुमान PDM हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने जो है वो एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की सज़ा मोतली कहीं बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं है। आपको याद होगा कि हमने कल या पता नहीं परसों मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बेसिकली नईम अशरफ भट्ट साहब की ये खबर थी। उन्होंने ये खबर दी थी, ARY के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी थी कि बुशरा बीबी की जो है वो एक गैर मुल्की सफारतकार से या किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतल्लिक जो है वो ये मुलाकात हुई है। तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब ये उसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ये गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा बुशरा बीबी किस लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से NRO मांग रही हैं, चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने भी इस्लामी मुल्क की अहम शख्सियत से कहा कि चेयरमैन PTI मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं। ये सारी बातें जो है उन्होंने हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने की है कि अब मुझे नहीं पता कि क्या वो वाकई इमरान खान साहब बाहर जाना चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन अलबत्ता खबर जो है वो ये है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं वो हैं अमजद परवेज़ साहब। अमजद परवेज़ साहब इलेक्शन कमीशन के भी वकील हैं और इस केस के अंदर, ये जिस केस के अंदर इमरान खान साहब को सज़ा हुई है ना, तोशाखाना केस के अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे वो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। और यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब के लिए वो यहाँ पे उनके वकील हैं। तो चेयरमैन PTI के खिलाफ केस लड़ रहे हैं और नीचे जो PTI के सदर हैं उनके लिए केस लड़ रहे हैं। नाउ यू गेट माई पॉइंट। तो लेकिन होता है, जाहिर बात है, लॉयर्स हैं, उन्होंने तो ये कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और वो अपने केसेस को लड़ते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का जो जिस्मानी रिमांड है उसकी मुद्दत मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में उन्हें पेश किया गया। नैब की जानिब से परवेज़ इलाही साहब के मजीद 14 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदाद की गई। अदालत ने परवेज़ इलाही को रोस्टरम पर बुलाया। जज ने कहा आपको खड़े होने में मसला तो नहीं है, जिसमें परवेज़ इलाही के वकील ने कहा, यानी कि अमजद परवेज़ साहब ने, कि खड़े होने में उन्हें मसला है। जज ने कहा कि जी आप बेशक बैठ जाएं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा मुझे कुछ गुजारिशात करनी है फिर बैठ जाऊँगा। मैं घर पर थेरेपी कराता था, वो बंद कर दी गई है और फैमिली से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। ब्लड टेस्ट और आंखों के टेस्ट भी ज़रूरी है। इस्तदा है कि आप इस पर हुक्म जारी करें। अल्लाह ताला के बाद आपकी अदालत है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि परवेज़ इलाही ने इन 15 दिन में तफ्तीश में ताउन नहीं किया। शायद ये सोच रहे थे कि ये मामला रुक जाएगा। जब ये वज़ीर आला बने तो उन्होंने 200 स्कीमों की लिस्ट बनाई और इन स्कीमों के कवायद से हट कर मंजूरी कराई गई। परवेज़ इलाही का 3 लोगों पर एतबार था जो सब कुछ करते थे। एक मुनस इलाही, दूसरे मोहम्मद खान भट्टी और तीसरे मेहर अजमत। मेहर अजमत हमारे वादा माफ गवाह बन गए हैं। अदालत ने परवेज़ इलाही के जिस्मानी रिमांड की सदा मंजूर कर ली और चौधरी परवेज़ इलाही को 2 सितंबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, वो ये थी कि अमजद परवेज़ साहब जो परवेज़ इलाही साहब के वकील हैं, उन्होंने वहाँ पे ये दलील दी कि जी ये पता नहीं कितनी दफ़ा परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार किया गया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इनके साथ ज्यादती हो रही है कि आप गिरफ्तार हुए हुए शख्स के ऊपर दोबारा गिरफ्तारी डाल रहे हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते। जबकि एक्चुअली ऊपर वो जो दूसरा केस है इमरान खान साहब वाला, उसके अंदर इमरान खान साहब के साथ एग्जैक्टली यही सब कुछ हो रहा है। यही हुआ है कि वहाँ पे उस केस के अंदर उनकी रिहाई हो गई, लेकिन एक दूसरे केस में पता लगा जी ऑलरेडी गिरफ्तारी डाल चुकी है। तो एक ही वकील लेकिन 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़, क्योंकि 2 मुख्तलिफ हालात हैं। एक जगह अपने क्लाइंट को यहाँ पे नीचे बचाने की कोशिश है और वहाँ दूसरी जगह पे जिसके खिलाफ वो केस लड़ रहे हैं वो रगड़ी जा रहा है, तो जाहिर बात है आप उसके ऊपर तो नहीं कुछ कर सकते। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो है वो ये है। अच्छा, अब आ जाए जनाब, मैं जानता हूँ आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई वो कबूतर जो है वो क्या खबर लेकर आया, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक एंकर पर्सन है, खातून एंकर पर्सन, चले इतना मैं बता देता हूँ। वो एक टेलीविज़न चैनल में काम करती थी और बहुत देर से काम करती थी, बहुत पुराना, मतलब उन्होंने बड़ा साथ दिया है उस टेलीविज़न चैनल का, उस चैनल ने भी उनका बड़ा साथ दिया, दोनों रेसिप्रोकली होता है ना ऑब्वियसली। लेकिन हुआ क्या कि आज से चंद माह पहले उस चैनल के अंदर एक तब्दीली आई और वहाँ पे जो इंतज़ामी मामला थे वो एक और एंकर पर्सन को हैंड ओवर किए गए, एक और एंकर पर्सन को। तो उसके बाद से अब ये सारी ये जो बात मैं बता रहा हूँ भाई, ये चैनल के वर्जन है, चैनल से जो मेरे कबूतर खबरें लेकर आए ना, ये वहाँ का वर्जन है, ये एंकर का वर्जन नहीं है। ये मैं पहले इसको क्लैरिफाई कर दूँ मैं। तो वहाँ से जो मेरे पास खबर आई वो ये थी कि जी इनके मिजाज बड़े बदल गए और इन्होंने, इन खातून एंकर ने जो है वो लोगों की परवाह करना ही छोड़ दी। अपने जो
बॉसेस थे या अपने जो सीनियर्स थे उनको बिल्कुल ही लिफ्ट कराना छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद उनके प्रोग्राम के हवाले से भी वो अक्सर ये कहती हुई पाई जाती थी कि मरीम नवाज़ तो मेरी दोस्त है। मतलब ये खुलेआम चैनल के अंदर जो है वो ये बात कही जाती थी कि मरीम नवाज़ मेरी दोस्त हैं और मरीम नवाज़ जो है वो तो मेरे मतलब स्पीड डायल के ऊपर मौजूद हैं और मरीम नवाज़ को तो मैं यूं फ़ोन करूं तो वो 1 मिनट में मेरा फ़ोन उठा लेती हैं। शहबाज शरीफ भी जो है वो गाली कोई नहीं, मतलब शहबाज शरीफ साहब भी जो है मैं जब चाहूँ उनसे मैं रब्ता करूँ। मतलब ये बेसिकली चैनल के अंदर जो है ये दबदबा जो है उन्होंने अपना कायम किया हुआ था। और उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जब वो अभी प्राइम मिनिस्टर थे कि वो मुझे, आप देखिएगा वो मुझे इंटरव्यू देने लगे हैं और मुझे पूरी तरह सपोर्ट चाहिए चैनल की तरफ से। चैनल ने कहा जी ठीक है आप लीजिए, आपने जारी बात है एक प्रोफेशनल काम है, आप 100 दफ़ा कीजिए। लेकिन वो इंटरव्यू नहीं मिल सका। फिर शायद उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जी सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं, हमजा शहबाज भी मुझे इंटरव्यू देंगे। वो हमजा शहबाज ने भी इंटरव्यू नहीं दिया। फिर वो जो बार बार वो ये फरमाती थी अपने प्रोग्राम अपने चैनल के अंदर कि मरीम नवाज़ तो मेरी दोस्त हैं, तो और पिछले ख़ास तौर पे पिछले 4-5 महीने के अंदर आपको याद होगा मैंने भी मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया था, तो उसके ऊपर भी जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी इस बात के ऊपर कि मुझे क्यों नहीं अब तक इंटरव्यू दिया, जबकि मैंने तो पूरे चैनल में ये बात बताई हुई है कि मरीम नवाज़ तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मैं जब चाहूँ मैं इंटरव्यू कर लूँ। तो मरीम नवाज़ ने भी इंटरव्यू नहीं दिया। तो इनका इम्प्रेशन चैनल के अंदर जो है ना वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा था कि नहीं ये जितना क्लेम कर रही हैं कि इनके कॉन्टैक्ट्स हैं या वो बात है वो नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने उस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें भी, मरीम नवाज़ की तारीफ़ें भी उन्होंने बहुत किया और ये उनकी राय है, ये उनका राय रखने का उनका हक है। लेकिन हुआ ये कि जहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे बात बिगड़ गई, वो ये थी कि वो जो मैंने आपको बताया ना कि वो एक एंकर थे जिनके पास पूरे चैनल का इंतज़ाम आ गया था, वो एंकर ही वो छोड़ के चले गए, वो चैनल छोड़ के चले गए। तो वो जो पुराने वाले बॉस थे वो दोबारा से पूरा चैनल जो है वो उनके हाथ के नीचे आ गया। तो हुआ ये कि इनको बुलाया गया किसी मीटिंग के लिए, तो इन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बहरहाल फिर ये आ गई। बाद में उन्होंने कहा कि जी वो आप उन्होंने कहा कि हम आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके प्रोग्राम की रेटिंग्स ठीक नहीं आ रही, थोड़े से डिसिप्लिन के भी इश्यूज़ हैं, टाइमिंग के भी इश्यूज़ हैं, मतलब प्रोग्राम जो है लाइव होना चाहिए, आप रिकॉर्ड कर लेती हैं पहले, बेहतर है कि लाइव करें। इस तरह के मतलब ये होते हैं ये चैनल्स के अंदर, ये डिस्कशंस हम लोगों के साथ भी होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आया कि उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि आप मुझे ना टर्मिनेट नहीं कर सकते, किसी के अंदर हिम्मत है तो टर्मिनेट करके दिखाएं। मतलब ये बात एग्जैक्टली कही गई इस तरह, ये करके तो दिखाएं टर्मिनेट। मैं तो चैनल की मालिक के साथ डायरेक्ट हूँ, मैं तो चैनल के मालिक के साथ मैं डायरेक्ट हूँ। और बताया जाता है, कहने वाले ये कबूतर कहते हैं कि चैनल की मालिक की जो भांजी हैं वो इनकी बड़ी अच्छी दोस्त हैं या क्लास फेलो थी, तो ये वो वाला रूट बेसिकली इस्तेमाल करती थी कि मेरी तो डायरेक्ट लाइन हैगी उत्थे तो मैं विचों मैंने किसी ने कुछ नहीं समझती, मतलब ये वाली बात थी। तो जब ये गुफ्तगू हुई मीटिंग के अंदर कि जी कि आप मुझे टर्मिनेट करके तो दिखाएं, तो वो जो उनके बॉस थे, ये मालिक नहीं है, ये ज़हन में रखें, चैनल के ओनर नहीं है ये, उन्होंने कहा ठीक है असी करके दिखा देने। उन्होंने HR वालों को कहा जरा इनका टर्मिनेशन लेटर तो लेकर आए। तो वो HR वाले, जाहिर बात है वो बॉस जो चैनल के अगर एक बॉस हैं वो ले आए, उन्होंने कहा जी ये भी आपका टर्मिनेशन लेटर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वो पहले तो उनको यकीन ना आया कि ये इस तरह हुआ है कि मुझे वाकई टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका बड़ा पुराना, कई साल पुराना उनका साथ इस चैनल के साथ था। तो मुझे एक्चुअली जब ये खबर मिली मेरे लिए हैरानगी की बात थी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर किसी एंकर की या चैनल्स की नहीं बन रही होती ना तो 6 महीने, साल, 1.5 साल के अंदर ही टूट गई तड़क करके ये हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत देर से बड़ा एक चैनल चल रहा हो ना, तो अगर वो भी एंकर्स छोड़ के जाते हैं ना, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी की खातिर, बेहतर प्रोग्राम स्लॉट की खातिर, जिस तरह मैं अगर वीकेंड पे स्लॉट कर रहा हूँ और अगर मैंने छोड़ा ना, मैंने समा छोड़ा, मैं हम आ गया क्योंकि मुझे वीकडेज के अंदर एक स्लॉट मिल रहा था, मुझे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली, मैं आ गया। तो इस वजह से भी होता है, या फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से भी होता है, ये भी रीज़न होती है। या एक बेहतर चैनल, आप लोअर चैनल में काम कर रहे हो, बड़े चैनल में काम करने का आपको मौका मिल जाता है, हायर रेटिंग्स के चैनल में आप इसलिए भी स्विच कर लेते हैं, ये भी रीज़न होती है।
लेकिन एक एंकर जो इतने सालों से किसी चैनल के अंदर काम कर रहा हो, और जब मैं इतने साल कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 6, 7, 8, 9 ईयर्स, मतलब इतना बड़ा, इतना लंबा टाइम स्पैन में कर, वो नॉर्मली उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता। ये बड़ी एक अनोखी बात है। तो मुझे जब ये पता लगा कि इन खातून एंकर को टर्मिनेट कर दिया गया है, तो मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है। उसके बाद पता लगा कि इन खातून एंकर ने फिर अलेजिडली चैनल के मालिक के पास फिर जाके शिकवा किया कि ये देखें जी मेरे साथ क्या किया, मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो चैनल के जो ओनर हैं उन्होंने, वो जो जिन्होंने टर्मिनेट किया था, उनसे फिर उन्होंने रब्ता किया कि जी बताइए इसका कुछ हो सकता है, क्या ये डिसीजन वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा जी मैंने ज़िंदगी में आज तक ना कभी किसी को टर्मिनेट नहीं किया। ये कहा गया, ये चैनल के ओनर को कहा गया कि जी मैंने ज़िंदगी में ना कभी किसी को टर्मिनेट नहीं किया। मैंने पहली दफ़ा अपनी 23 साल सहाफ़ती ज़िंदगी में किसी को टर्मिनेट किया, और अब ये वापस नहीं होगा, ये किसी सूरत वापस नहीं होगा। तो चैनल के ओनर ने कहा जी ठीक है, अब आपका फ़ैसला है तो कोई मसला नहीं। और अब इस बात को तकरीबन कोई 20 दिन अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं कि अब आप, जाहिर बात है आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि बताएं तो सही कौन है एंकर। मैंने नहीं बताना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे साथ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मेरे साथ नाराज़गियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस एंकर के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल में इस व्लॉग के बाद कहानी वहाँ तक तो पहुँच जाएगी, उन तक भी पहुँच जाएगी ऑब्वियसली। तो अगर वो अपना वर्जन देना चाहें, उनके पास मेरा नंबर है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे साथ रब्ता रहता है। तो अगर वो अपना वर्जन देना चाहें तो हम उनका वर्जन भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वो सारे साइड, ये डिस्क्लेमर के साथ, ये सारी वो साइड ऑफ द स्टोरी है जो चैनल से हमें खबर मिली है कि ये सब कुछ हुआ है। ये सारी वो स्टोरी है। ये मैं पहले आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा कि जी इस तरह हुआ, ये होता था। वो ये कहती थी मैं मरियम की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मेरे लिए तो मसला कोई नहीं है। अब जाहिर बात है ये जो सवाल है ना कि ये कौन है, ये कसौटी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ये थोड़ा सा आप सर्च करें कि वो कौन सी ऐसी एंकर हैं जो कई सालों से एक प्रोग्राम एक चैनल पे कर रही थी और अब नहीं कर रही और अब नहीं आ रही। और जाहिर बात है मैंने नून लीग वाले कनेक्शंस भी उनके बता दिए हैं। अब ये आप खुद ही ढूंढिए बैठ के। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।